आंखों में खौफ लिए हुए कहता है, मुझे लगता है कि सुहानी की जान खतरे में है। ये सुनकर निशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो भी विवेक की तरह परेशान होने लगती है। निशा बौखलाहट के साथ कहती, विवेक ये तुम क्या कह रहे हो? तुमसे किसने कहा कि सुहानी? निशा ये कहते हुए रुक जाती है। विवेक अपने सपने को याद करने की कोशिश करते हुए कहता, मैंने सपने में उस रात को फिर से देखा जब मैं और सुहानी उस सुरंग से विशिंग बेल के अंदर जा रहे थे। उस रात मृदुला ने हम पर अटैक किया था और हमें उसी आदमी ने बचाया था। निशा कंफ्यूज होकर कहती है, किस आदमी ने? विवेक शिशिर को याद करते हुए कहता है, उसी ने जिसने मुझे उस रात मृदुला से बचाया था, जिस रात मृदुला ने मेरे मम्मी पापा को मार दिया था। उस सुरंग में मुझे और सुहानी को बचाने के बाद वो हमें जंगल के रास्ते से बाहर लेकर आया था। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उसी आदमी की आवाज में सुनी। उसने कहा कि ये लड़की उसका अंश है और इस कहानी का अंत इस लड़की के साथ ही होगा। विवेक की बातें सुनकर निशा का दिल जोरों से धड़कने लगता और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। निशा घबराते हुए कहती, ये बात हमें युवराज सर को बतानी चाहिए। विवेक कहता, मैं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, मैं बस वो बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। आई एम नॉट श्योर कि ये बात हमें युवराज सर से कहनी चाहिए या नहीं। निशा गुस्से से कहती, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सुहानी की जिंदगी का सवाल है और मैं इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं युवराज सर से बात करने जा रही हूँ। ये कहकर निशा वहां से उठकर चली जाती है। विवेक निशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निशा नहीं रुकती। शाम का वक्त था, दिन ढल गया था और पूरे शहर में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा था। सर्दी का मौसम था, इसलिए चारों तरफ बर्फ की परत फैली हुई थी। शिमला के घने जंगल में हरे पेड़ पौधों पर बर्फ की सफेद परत जमी हुई थी। धीमी धीमी ठंडी हवाएं चल रही थी और सुहानी दीवान विला की छत में रेलिंग पर हाथ रखे हुए जंगल को देख रही थी। आज उसके मन में हजार तरह की फीलिंग्स आ रही थी और उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। कल रात वो फाइनली अपनी आखिरी लड़ाई के लिए जाने वाले थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कल क्या होने वाला है। सुहानी के दिल में जहां कल की एक्साइटमेंट थी, तो वहीं अपनों को खोने का डर भी था। सुहानी जंगल को देखते हुए यही सब सोच रही थी, तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। पैरों की आहट से सुहानी समझ जाती है कि उसके पास कौन आ रहा है। कुछ ही पलों में निशा और विवेक उसके दोनों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और वो भी जंगल की ओर देखने लगते हैं। वो तीनों इस वक्त बिल्कुल खामोश थे और तीनों के मन में एक ही बात चल रही थी। सुहानी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कभी नहीं सोचा था कि जो इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की थी वो 1000 साल पुरानी इतनी खतरनाक मिस्ट्री निकल जाएगी। विवेक भी उसी स्माइल के साथ कहता, हाँ, आज भी मुझे वो दिन याद है जब हमने विशिंग बेल जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा था। निशा विवेक को ताना मारते हुए कहती, हमने नहीं, मैंने और सुहानी ने सोचा था। तुम तो विशिंग बेल का नाम सुनते ही डर से कांपने लगे थे। विवेक निशा को जवाब देते हुए कहता, लेकिन उस रात सुहानी की जान भी मैंने ही बचाई थी। निशा उस रात को याद करते हुए कहती, हाँ, और सबसे अजीब बात यह है कि हमें लगता था कि पद्मिनी सबसे बड़ी विलेन है, लेकिन वो तो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट निकली। सुहानी मुस्कुराते हुए कहती, तुमको पता है तुम दोनों पागल हो। सिर्फ कुछ दिन की दोस्ती के लिए तुम लोग मेरे साथ मृदुला से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। कोई और होता तो मुझे देखकर ही दूर से भाग जाता। निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तो तू कम पागल है क्या, बिना पावर्स के मृदुला से टकराने चली गई? सुहानी निशा और विवेक का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती, पता नहीं फिर कभी ये कहने का मौका मिलेगा या भी नहीं, इसीलिए आज मैं तुम दोनों से ये कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच यार, तुम दोनों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया तब भी तुम दोनों मेरे साथ खड़े थे। यू गाइज आर द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। ऐसी दोस्ती मैंने कहीं नहीं देखी है। ये कहते हुए सुहानी की आंखें भर आती हैं। निशा और विवेक का भी इस वक्त यही हाल था। तीनों को एक दूसरे की बहुत चिंता हो रही थी। उन्हें दिल ही दिल में ये भी डर लग रहा था कि कल रात के बाद वो एक दूसरे को देख पाएंगे भी या नहीं। इससे आगे उन तीनों से कुछ भी कहा नहीं जाता और वो एक दूसरे को हक कर लेते। अगले दिन शाम का वक्त था। दीवान विला के लिविंग एरिया में सभी बैठे हुए थे सिवाय सुहानी के। लिविंग एरिया में बिल्कुल खामोशी थी। सभी के चेहरे पर स्ट्रेस साफ देखा जा सकता था। समायरा उस खामोशी को तोड़ते हुए कहती, पद्मिनी का कुछ पता चला? युवराज कहता, नहीं, वो मुझसे सिर्फ तब कनेक्ट करती है जब उसे करना होता है।
उसने ही हमें आज वहां जाने के लिए कहा है, इसका मतलब वक्त आने पर वो आ जाएगी। उस सबके पास पद्मिनी की बातों पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अर्नब सीरियस होकर युवराज को देखते हुए कहता, तो प्लान क्या है? युवराज अपनी बात शुरू करता है, मैं, सुहानी, निशा और एसपी सिंह जंगल के उस सुरंग से विसिंग वेल के अंदर जाएंगे। उस विसिंग वेल के अंदर वो साया होगा। मोस्टली रक्षक कुएं के बाहर होते हैं। मारीच किसी को भी अंदर नहीं आने देता। समायरा और विवेक विसिंग वेल के बाहर होंगे। जैसे ही हम विसिंग वेल के अंदर पहुंचेंगे, सारे रक्षकों को पता चल जाएगा और वो भी अंदर आने की कोशिश करेंगे। उन्हें तुम दोनों को रोकना होगा। ये कहकर युवराज समायरा और विवेक की तरफ देखता है। अर्नब बौखलाहट के साथ कहता है, मिस्टर युवराज, सिर्फ विवेक और समायरा इतने लोगों को कैसे रोक पाएंगे? निशा भी परेशान होकर यही सब सोच रही थी। समायरा अर्नब से कहती है, हम कर लेंगे। इसके बाद समायरा युवराज से कहती है, मैं और विवेक उन रक्षकों को उस कुएं के अंदर जाने से रोकेंगे, लेकिन जिस रास्ते से तुम लोग अंदर जा रहे हो उसका क्या? उस पर पहरा देना भी जरूरी है। उन रक्षकों को वो रास्ता भी जरूर पता होगा। अगर वो वहां से अंदर आ गए तो? युवराज अब बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता, उसकी चिंता मत करो, उसका इंतजाम हो गया है। अर्नब को अभी भी विवेक और समायरा की फिक्र हो रही थी। वो फिर से कहता है, और अगर वो साया उस कुएं से बाहर आ गया और उसने समायरा और विवेक पर अटैक कर दिया तो? युवराज कहता है, जब उसे पता चलेगा कि सुहानी विसिंग वेल में है तो वो और किसी और पर ध्यान नहीं देगा। वो सबसे पहले सुहानी को पकड़ने की कोशिश करेगा। विवेक कहता है, वो जानता है ना कि हम उसके पास आ रहे हैं। युवराज एक गहरी सांस लेकर कहता, हाँ। तभी सुहानी वहां आ जाती है और सभी की नजर सुहानी पर जाती है। सभी को समझ में आ गया था कि अब निकलने का वक्त आ चुका है, लेकिन किसी की भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। समायरा हिम्मत करके अपनी जगह से उठते हुए कहती, तो अब हमें निकलना चाहिए। समायरा की ये लाइन सभी की हार्ट बीट बढ़ाने के लिए काफी थी। वो सभी धीरे धीरे अपनी जगह से उठते हैं और दीवान विला से बाहर जाने लगते हैं। बाहर आकर युवराज समायरा और विवेक को देखकर उन्हें विसिंग वेल के लिए पहले निकलने का इशारा करता है। सुहानी नहीं जानती थी कि वो दोनों एग्जैक्टली कहाँ जाने वाले हैं और ये बात पूछती भी नहीं। निशा फौरन जाकर विवेक को हक कर लेती है। विवेक भी निशा को हक करता है। कुछ देर के बाद में निशा विवेक से अलग होकर कहती, अपना ध्यान रखना और जिंदा वापस आना। विवेक कुछ नहीं कहता, बस निशा के फोरहेड पर एक किस कर देता है। सुहानी भी विवेक को हक करती है। इधर अर्नब समायरा के पास जाता है। समायरा बिना कुछ कहे अर्नब को देखने लगती है। समायरा उसे इस तरह से देख रही थी जैसे आज के बाद शायद वो कभी अर्नब को देख नहीं पाएगी। समायरा जानती थी कि अगर वो रक्षकों से बच भी गई तो ये सब खत्म होने के बाद दृष्टा उसके सामने होगी और समायरा अपने किए वादे से पीछे हटने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। अर्नब को देखते हुए समायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्नब फौरन समायरा को गले से लगा लेता है। कुछ देर वो दोनों भी इसी तरह से रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। अर्नब समायरा के फोरहेड पर किस करके नम आंखों से कहता, मेरी शर्त याद रखना, तुम हमारे बच्चों को तांत्रिक नहीं बनाओगी। समायरा नम आंखों से बस हाँ में अपना सर हिला देती है और अर्नब से कहती है, ध्यान रखना अपना। सभी से मिलकर समायरा और विवेक विसिंग वेल के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद युवराज बाकी के लोगों से कहता, अब हमें भी निकलना चाहिए। सभी भारी मन से इस बात पर सहमत होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद युवराज की कार जंगल के अंदर उस जगह पर पहुंचती है जहां से सिंघानिया मेंशन तक जाने का रास्ता था। कार के रुकने पर सभी बाहर आते हैं। जब उनकी नजर सिंघानिया मेंशन के एग्जिट पॉइंट पर जाती है तो वो सभी चौंक जाते हैं। वहां एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। ये शिशिर था, वही आदमी जिसने विवेक की जान बचाई थी। कार से उतरते ही युवराज तेजी से चलते हुए शिशिर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बाकी के लोग भी हैरान होकर वहां आते हैं। सुहानी शिशिर को देखते हुए कहती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? शिशिर हल्की मुस्कान के साथ कहता, ये इन सवालों का समय नहीं है, तुम्हें अभी अंदर जाना चाहिए। ये सुनकर सुहानी आगे कुछ नहीं कहती। युवराज शिशिर की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम अकेले यहाँ संभाल लोगे? शिशिर युवराज की बात पर हंसते हुए कहता है, यहाँ से कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। शिशिर का जवाब सुनकर युवराज को कल रात की बात याद आती है। कल रात जब सुहानी पॉजेस होकर विवेक के रूम में गई थी तब युवराज अपने रूम में नहीं था। उस रात युवराज को कोई चीज बार बार क्लिक कर रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक बार तो उसे भैरवनाथ की गुफा में जाना ही चाहिए। यही सोचकर युवराज वहां गया था और उसे शिशिर मिल गया। उस बात को याद करने के बाद युवराज कहता, ठीक है, हम अंदर जा रहे हैं।
शिशिर हाँ में अपना सर हिला देता है। युवराज, सुहानी, अर्णव और निशा उस सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। पहले युवराज अंदर जाता है, फिर सुहानी और फिर निशा। आखिरी में जब अर्णव सुरंग के अंदर जाने ही वाला होता है तभी शिशिर उसके सामने एक कटार बढ़ा देता है। अर्णव कंफ्यूज होकर कहता ये क्यों? शिशिर जवाब देता अगर किसी रक्षक से सामना हो जाए तो इससे वार करना, तुम्हारी बंदूक यहाँ कोई काम नहीं आएगी। अर्णव शिशिर से वो कटार ले लेता और अंदर चला जाता है। उनके अंदर जाने के बाद शिशिर के चेहरे की वो स्माइल गायब हो जाती है और सीरियस होकर अपने सामने देखने लगता है। वो रास्ता बहुत सकरा था और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। युवराज बिना किसी रोशनी के आगे बढ़ रहा था, लेकिन सुहानी, निशा और अर्णव को अपने फोन के रोशनी की जरूरत पड़ रही थी। कुछ देर चलने के बाद आखिर वो सभी उस दरवाजे के पास पहुंच ही जाते हैं जहां से विशिंग बेल की गर्त शुरू हो रही थी। उस दरवाजे को देखते ही सुहानी को अपना वो सपना याद आता है। सुहानी युवराज से कहती, युवराज सर संभल कर, इसके पीछे कोई हो सकता है। युवराज एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की हैंडल पकड़ लेता है। सुहानी, निशा और अर्णव भी अब अलर्ट मोड पर थे। युवराज एक झटके से उस दरवाजे को खोल देता है और सामने से होने वाले अटैक को फेस करने के लिए एक्टिव हो जाता है, लेकिन सामने से कोई हमला नहीं होता। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। अर्णव कहता किसी ने अटैक क्यों नहीं किया? निशा जवाब देती हमारे स्वागत की कुछ और ही तैयारी कर रखी होगी। युवराज दरवाजे की दूसरी तरफ आ जाता है और उसके पीछे बाकी के लोग भी अंदर आ जाते हैं। सुहानी, निशा और युवराज पहले भी विशिंग बेल के अंदर आए थे। अर्णव का ये पहली बार था। कुएं के अंदर काफी बड़ा स्पेस था और बहुत सी बड़ी बड़ी गुफाएं थी। वो जगह किसी भूल भुलैया की तरह लग रही थी। अंधेरे की वजह से वो जगह काफी भयानक भी दिख रही थी। अर्णव हैरानी से अपने आसपास देखते हुए कहता, ओह माय गॉड, क्या ये किसी कुएं के अंदर का स्पेस है? ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है? निशा ऊपर देखती है, ओह शिट, हम विशिंग बेल के ठीक नीचे खड़े हैं। ये सुनकर सभी ऊपर देखते हैं। उन्हें गोल शेप में काला आसमान और कुछ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। ये सब देखकर सुहानी कहती, अब आगे क्या? युवराज कहता, क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त वो कहाँ है? इधर विवेक और समायरा विशिंग बेल के बाहर खड़े थे। उनके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था और उन्हें पता चल गया था कि वो लोग विशिंग बेल के अंदर आ चुके हैं। समायरा अलर्ट होकर अपने आसपास देखते हुए कहते, तैयार रहना, वो आने ही वाले हैं। विवेक भी उसी नजर से अपने आसपास देखते हुए कहता, हाँ मुझे तो ये भी देखना है कि दृष्टा ने मुझे कितना अपडेट किया है। विवेक की बात पूरी होती ही वहां का माहौल अजीब तरह से बदलने लगता है। समायरा सीरियस होकर कहती, अपनी पोजीशन ले लो। समायरा के कहने पर विवेक कुएं के दूसरे हिस्से पर पहुंच जाता है। अब समायरा और विवेक कुएं के दो किनारों पर एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे। वहां आसपास पूरी तरह से किसी तरह का काला धुआं फैलने लगता और धीरे धीरे कई लोग सामने आने लगते। वो सभी देखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे। किसी की हाइट बहुत ज्यादा थी तो किसी के बाल अघोरी की तरह हो चुके थे। किसी की शक्ल राक्षस की तरह थी तो कुछ नॉर्मल इंसान लग रहे थे। धीरे धीरे वो लोग बढ़ते जा रहे थे और उनकी संख्या बढ़ते देखकर विवेक के चेहरे पर अब नर्वसनेस आ रही थी। विवेक और समायरा अब पूरी तरह से उनसे घिर गए थे। विवेक घबराते हुए कहता, समायरा, सुहानी ने तो कहा था कि उस रात 19 या 20 रक्षक थे, यहाँ तो कम से कम 50 होंगे। समायरा उन सबको देखकर नीचे अपना हाथ घुमाते हुए कहती, ठीक है, 30 को मैं संभालती हूँ, 20 को तुम देख लो। विवेक दुखी होकर कहता है, मुझसे तो एक भी देखा नहीं जा रहा है। समायरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे रक्षकों को देखते हुए कहती, ठीक है, अगर तुम मर गए तो मुझसे शिकायत मत करना। विवेक लगभग रोते हुए कहता, आप मुझे मोटिवेट नहीं कर सकती तो कम से कम डराओ तो मत। विवेक भी उन रक्षकों को गौर से देखते हुए कहता, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, ये सब डरावने तो बहुत है लेकिन दृष्टा के आसपास भी नहीं है। अच्छा हुआ कि मैं पिछले कुछ दिनों से दृष्टा के साथ रह रहा हूँ, वरना इन्हें देखकर तो मैं बेहोश ही हो जाता। समायरा अपनी दोनों हथेलियों को नीचे किए हुए घुमा रही थी। उनके चारों तरफ अब गहरा काला धुआं आने लगता है। उसी वक्त एक रक्षक समायरा की तरफ तेजी से बढ़ता और अगले ही पल समायरा उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। समायरा के ऐसा करते ही उस रक्षक का पूरा शरीर धूल में बदलकर वहीं उड़ जाता है। समायरा एक डेविल स्माइल के साथ कहती, ये तो काम कर रहा है। इस वक्त विवेक की पीठ समायरा की तरफ थी, इसीलिए उससे ये सब नहीं देखा था। वो कहता है, क्या काम कर रहा है, मुझे तो सिर्फ डर लग रहा है। जैसे ही विवेक की बात पूरी होती उसे कुछ भयानक चीखें सुनाई देती है। विवेक और समायरा ये सुनकर चौंक जाते हैं।
कुछ ही सेकेंड्स में उन दोनों को समझ आ जाता कि वहां उनके अलावा सिर्फ उस साए के रक्षक हैं। इसका मतलब वो आवाजें उन रक्षकों की ही हो सकती है। बाकी के रक्षक भी उन आवाजों को सुनकर पीछे मुड़ते हैं और पीछे देखते हैं कि उन सभी के चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन रक्षकों के पीछे कुछ अघोरी खड़े थे और कुछ रक्षक जमीन पर बेजान से पड़े थे। ये वही अघोरी थे जो अभिज्ञान को अपने साथ लेकर चले गए थे। उस रात सुहानी की बातों को सुनकर युवराज के दिमाग में इन्हीं का ख्याल आया था और सुहानी से बात करने के बाद युवराज इन्हीं से मिलने गया था। उन अघोरियों को देखकर समायरा के चेहरे पर एक सुकून का भाव आता है। विवेक अपनी आंखों में चमक लिए हुए कहता है, मैंने सोच भी कैसे लिया कि युवराज सर हमें इन राक्षसों के सामने ऐसे ही छोड़ देंगे। विवेक की बात पूरी होते ही सारे रक्षक उन पर टूट पड़ते हैं और वो सभी अपनी पूरी क्षमता से उनका सामना करते हुए उन्हें कुएं के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इधर युवराज के कहने पर सुहानी अपनी आंखें बंद करके उस साए को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। सभी बड़े गौर से सुहानी के चेहरे को देख रहे थे, लेकिन सुहानी को कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद वो अपनी आंखें खोलकर कहती है, ओ मुझे फील नहीं हो रहा है। निशा अब कंफ्यूज होकर कहती, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक तो तू उससे कनेक्ट कर पा रही थी ना। निशा की बात पूरी होते उन्हें पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, क्योंकि अब तक तुम सब उस कवच के अंदर थे। उस आवाज को सुनते ही वहां खड़े हर इंसान की आंखें गहरी हो जाती है और उनके दिल की धड़कन और भी तेज होने लगती है। सुहानी और निशा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दोनों की आंखों के सामने वो सीन चलने लगता है जब उन्होंने उस साये को देखा था। सभी धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और अपना सर उठाकर सामने देखते हैं। उस अंधेरी गुफा में वो साया जमीन से कुछ ऊंचाई पर हवा में था। अर्नब ने आज उसे पहली बार देखा था और वो साया उसे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस साया को देखते युवराज उन तीनों को अपने पीछे करते हुए सामने आकर खड़ा हो जाता है। साफ समझ में आ रहा था कि युवराज उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। युवराज की आंखें अब लाल हो चुकी थी और वो एकटक उस साये को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज उसे वार्निंग दे रहा हो कि अगर उसने किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। वो साया सुहानी से कहता, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ। सुहानी नफरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहती है, तुम्हारे साथ होने से बेहतर है मैं मरना पसंद करूंगी। वो साया जोर जोर से हंसने लगता है। उसके हंसने की आवाज आसपास के चट्टानों से टकराकर वापस आ रही थी। वो माहौल को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। वो साया गुर्राते हुए कहता, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तभी तुम मर पाओगी। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से कहीं बदतर बना दूंगा। मारीच की ऐसी बातें सुनकर युवराज का खून खौल जाता। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता, बस बहुत हो गया। वो साया कहता, हाँ सही कहा। उस साये के ऐसा कहने के दौरान अर्नब, निशा और सुहानी की नजर युवराज के हाथ पर जाती है। युवराज अपना हाथ पीछे किए हुए कुछ इशारा कर रहा था जिसे मारीच नहीं देख पा रहा था। अर्नब और निशा उसकी बात समझ जाते हैं और धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगते हैं। कुछ ही पलों में वो दोनों वहां से जा चुके होते हैं। मारीच के लिए निशा और अर्नब कोई खतरा नहीं थे। वो जानता था कि वो दोनों मामूली इंसान है जिसे उसका कोई भी रक्षक आसानी से मार सकता, इसीलिए वो उन दोनों पर ध्यान नहीं देता। वो साया सुहानी की तरफ बढ़ने लगता, लेकिन तभी वो अपनी जगह पर रुक जाता है। साफ समझ में आ रहा था कि युवराज उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वो साया गुस्से से गुर्राते हुए कहता है, वो मेरी है, मेरा वंश है और मैं उसे लेकर रहूंगा। युवराज अपनी लाल आंखों से उस साये को घूरते हुए कहता, ये मेरी बीवी है और तेरे जैसे किसी सन की आत्मा को मैं इसके पास भटकने भी नहीं दूंगा। सुहानी युवराज के पीछे खड़े ये सब देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, क्योंकि सिर्फ वही थी जिसे आज के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। वहीं युवराज उस साये को रोके हुए बस पद्मिनी के आने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ निशा का हाथ पकड़े हुए अर्नब तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो दूर जाने के बाद वो दोनों रुक जाते हैं। वो दोनों एक ऐसी जगह पर खड़े थे जहां उनके सामने 3 गुफाएं थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मारीच का कंकाल ढूंढने के लिए उन्हें कहां जाना चाहिए। उन 3 गुफाओं में से 2 गुफाएं बिल्कुल पास थीं और तीसरी गुफा थोड़ी दूर पर थी और काफी गहरी लग रही थी। अर्नब सामने देखते हुए कहता, क्या लगता है हमें किसमें जाना चाहिए? निशा नीचे देखकर कुछ याद करते हुए कहती, हम पहले भी यहाँ आए हैं
वो दोनों गुफाओं की तरफ बारी बारी से उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, जहां तक मुझे याद है हम पिछली बार इन दोनों गुफाओं में गए थे। इस गुफा में मुझे और समायरा को युवराज सर की मॉम मिली थी और इस गुफा में युवराज सर सुहानी को मृदुला की अस्थियां। हमने वहां कोई भी कंकाल नहीं देखा था। ये सुनकर अर्नब का था, इसका मतलब उन दोनों गुफा में उन कंकाल के मिलने के चांस कम है और हमें उस तीसरी गुफा में जाना चाहिए। निशा कहते, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अर्नब फिर से निशा का हाथ पकड़ कर कहता है, ठीक है तो फिर चलो। ये कहकर अर्नब और निशा उस तीसरी गुफा की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों उस गुफा के सामने पहुंचते हैं, उनके कदम अचानक से रुक जाते हैं। एकाएक उनके सामने एक लंबा चौड़ा सा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। उसकी हाइट 6.5 फीट से ज्यादा थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। देखने में वो काफी गंदा लग रहा था और उसकी हरकतें किसी आदमखोर जानवर की तरह थी। उसे सामने देखकर अर्नब और निशा अब घबरा जाते हैं। निशा डर से हकलाते हुए कहती, क्या है ये? रक्षक है। अर्नब निशा की बात पूरी करता है। निशा उस रक्षक को ख्वाब भरी निगाहों से देखते हुए कहती, युवराज सर ने तो कहा था कि रक्षक कुएं के अंदर नहीं आते। अर्नब कहता है, सिंघानिया मेंशन के तहखाने पर कोई पहरा नहीं दे रहा है, हो सकता है ये वहीं से अंदर आया हो। अर्नब की बात पूरी होते ही वो रक्षक अर्नब पर झपट पड़ता है। ये देखकर निशा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो अर्नब को पकड़कर उसकी गर्दन पर बाइट करने ही वाला होता, वहां किसी की दर्द भरी चीख गूंजने लगती है। निशा को वो एहसास होता है कि वो चीख अर्नब की तो नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो जाती हैं। वो देखती कि अर्नब ने अपने एक हाथ से उस रक्षक को पकड़ा था। उस रक्षक की पीठ अर्नब से लगी थी। उस रक्षक की गर्दन से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और उसकी आंखें लगभग बाहर आ चुकी थी। निशा अर्नब के दूसरे हाथ को देखती है। उसके दूसरे हाथ में खून से सना हुआ वही कटार था जिसे शिशिर ने उसे दिया था। ये सब देखकर निशा एक चैन की सांस लेती है। अगले ही पल अर्नब उस रक्षक को छोड़ देता और वो रक्षक जमीन पर गिर जाता है। निशा अर्नब को हैरानी से देखते हुए कहती, सर आप ठीक तो है ना? अर्नब हाँ में अपना सर हिला देता है। निशा उसी तरह अर्नब को देखते हुए कहती, आप तो बहुत स्ट्रांग हो। अर्नब एक स्माइल के साथ कहता, अभी मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। और वो दोनों फिर से गुफा के अंदर चले जाते हैं। इधर विवेक और समायरा उन अघोरियों के साथ रक्षकों से लगातार लड़ रहे थे। समायरा अपनी पूरी ताकत से उनका सामना कर रही थी। उसे ये देखकर काफी हैरानी हो रही थी कि वो उन काली शक्तियों को कितनी आसानी से काबू में कर पा रही है। समायरा को महसूस हो रहा था कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। उन रक्षकों से लड़ते हुए समायरा के दिमाग में उसकी माँ रक्षा चल रही थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि रक्षा क्यों उसे हमेशा उसकी काली शक्तियों को जागृत करने के लिए कहती थी और क्यों वो समायरा की शक्तियां पाना चाहती थी। समायरा के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। वहीं विवेक की कंडीशन समायरा से काफी अलग थी। वो भी भैरवनाथ की शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ये शक्तियां उसकी काबू में नहीं थी। विवेक के चारों तरफ एक तरह की ऊर्जा का घेरा बन गया था। जो भी उसके पास आता था, अगर उसे विवेक नहीं मार पाता तो वो ऊर्जा उसे मार देती थी। बिसिंगविल के आसपास का माहौल अब बहुत भयानक हो चुका था। बहुत से रक्षक मारे गए थे जिनकी लाश जमीन पर पड़ी थी। वो अघोरी तो और भी बेदर्दी से रक्षकों को मार रहे थे। समायरा एक रक्षक को जैसे ही खत्म करती है, उसे अपने पीछे एक जोर का वार महसूस होता है और वो अपनी जगह से कई फीट दूर जाकर गिर जाती है। समायरा को समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसके बैक में जोर का दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द को इग्नोर करके फौरन उठकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही समायरा पीछे मुड़ती है तो रक्षित उसके सामने खड़ा होता है। समायरा रक्षित को जानती नहीं थी, लेकिन उसे देखकर समझ में आ रहा था कि ये बाकी रक्षकों से अलग है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो दोनों बस एक दूसरे को ही घूर रहे थे। रक्षित गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, तंत्रा को मारने में तुम भी शामिल थी ना? समायरा भी अपनी पोजीशन लेकर रक्षित की आंखों में देखते हुए कहती, कौन तंत्रा? रक्षित कहता, वही जो इस कुएं की सदियों से रक्षा करती आ रही थी। समायरा अब समझ जाती कि ये उसी तांत्रिक की बात कर रही है जिसने मृदुला को जागृत किया था। समायरा अपने एरोगेंस के साथ कहते, अच्छा वो बड़ी नालायक थी। अपना काम जो नहीं कर पाई, उसके रहते हुए हमने इस मारीच की साधना भंग कर दी। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे बेहतर होगे। समायरा की बातों से रक्षित का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था। वो गुस्से से चीखते हुए कहता है, वो मेरी बहन थी। रक्षित के ऐसा कहते ही समायरा फिर से हवा में उठकर जोर से नीचे गिर जाती है।
इसके बाद रक्षित समायरा पर लगातार वार करना शुरू कर देता है। रक्षित उस साये का सबसे ताकतवर रक्षक था। समायरा उसका सामना नहीं कर पा रही थी। वो जैसे ही उठकर खड़ी होती है, रक्षित उस पर फिर से हमला कर देता है। वो समायरा का कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहा था। समायरा अब काफी हद तक घायल हो चुकी थी और जमीन पर पड़ी थी। उसकी बॉडी के कई हिस्सों से खून बह रहा था। रक्षित चलकर उसके सामने आ जाता है और कहता है, अब तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उससे बेहतर हूँ? समायरा जमीन पर पड़े लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उठ नहीं पा रही थी। ये देखकर रक्षित आगे कहता, बस मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं तड़ पाऊंगा। ये कहकर रक्षित अपने दोनों हाथ क्रॉस करके अपने सीने से लगा लेता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर समायरा समझ जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। विवेक इस वक्त अपनी लड़ाई में लगा हुआ था। उसे नहीं पता था कि समायरा के साथ क्या हो रहा है। जब रक्षित अपना मंत्र पूरा कर लेता है तो वो अपनी आंखें खोलता है। रक्षित की आंखें खोलते ही समायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। रक्षित एक झटके के साथ अपना हाथ नीचे कर लेता है। जैसे ही वो अपना हाथ नीचे करता, उसे एक जोर का झटका लगता और वो कई कदम पीछे चला जाता है। रक्षित को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके ऐसा करने से समायरा को उसी वक्त मर जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या था? अपने मन में ये सवाल रक्षित जैसे ही अपनी नजरें उठाकर देखता है तो उसे अपने सामने एक लंबी और खतरनाक औरत दिखाई देती है। उस औरत को देखकर रक्षित भी हैरान रह जाता। वहां दृष्टा खड़ी थी। खुद को अब तक जिंदा पाकर समायरा भी अपनी आंखें खोलती, वो भी दृष्टा को वहां देखकर दंग रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दृष्टा खुद को इस लड़ाई में शामिल करेगी। रक्षित दृष्टा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्यों? दृष्टा अपनी भयानक आवाज में कहती, ये मेरा शिकार है और अपना शिकार मैं किसी और को करने नहीं देती। आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि क्या सुहानी साये के बस में आकर किसी की जान ले लेगी, कोई अपने की। आगे ये कहानी को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानियों को आप कहां से सुन रहे हैं।